हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 के रिगार्डिंग एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम और सेट एग्जाम को जो लेसन स्टार्ट की है वो सीरीज जो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करिएगा अपने फ्रेंड के साथ या फिर आप खुद सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया आईटी से फ्रॉम ट्रिपल आईटी, सीएसआईआर इंजीनियरिंग साइंस से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, यूजीसी नेट से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में। रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे मैं वर्क कर चुका हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ एजुकेटर इन बीएस एकेडमी और काफी समय से मैं बीएस एकेडमी पे लेसन क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। ओके, और आप को किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो यू कैन कांटेक्ट एट एनी टाइम। ओके, तो स्टूडेंट, लेसन स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल है वो अवेलेबल है एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का, सेट एग्जाम का, पेपर 1 का। ओके, तो देखिए इसमें जो 10 टॉपिक्स हैं जो कि अभी हाल में ही इनको अपडेट किया गया है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हमने उसके रिगार्डिंग जो वीडियो क्लासेस है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है, थ्योरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ्स है, वो सारे अवेलेबल कराए हैं। तो 10 टॉपिक्स जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारे पास जो लेटेस्ट वीडियो जो है वो हमने अपलोड किए हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग में आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में जो भी डिस्कशन करना है आप हमारी वेबसाइट पे जो नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो उसमें हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का है, और आज का टॉपिक जो है दिसंबर 2030 और जून 2013 के जो टॉपिक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, उनको हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक करके इन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which one of the following continents is at the greater risk of desertification? यानी इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको मरुस्थल के रूप में मतलब परिवर्तन होने का ज्यादा खतरा हो गया है? वो है अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए जितने भी अभी तक हमारे जो 7 महाद्वीप जो मौजूद है उसके अंदर जो अफ्रीका जो कंटिनेंट है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, और इस पे सबसे ज्यादा मरुस्थल भी उपस्थित है। जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो सहारा डेजर्ट के नाम से है, और ये अफ्रीका में ही मौजूद है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मरुस्थल हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद है, और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे से जो हमारी जो विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों की रेखा जो है गुजरती है। ओके, तो देखिए, और साथ में जो अफ्रीका कंटिनेंट है ये इसमें इतने गरीब देश रहते हैं कि बाकी जो देश है, जो अमीर देश है, विकसित देश है, उन्होंने यहाँ के जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर अपना कब्जा कर रखा, और आज भी उनके यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि उनका दोहन कर रही है। ओके, वो भले चाइना हो, रशिया हो, यूरोप हो, यूरोप यूनियन की कंट्रीज हो या फिर यूएस हो, तो उन्होंने काफी हद तक इस कंटिनेंट पर अपना कब्जा कर रखा और काफी उसको मरुस्थल के रूप में परिवर्तन करने में इन देशों का बहुत बड़ा भाग है। ओके, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो अफ्रीका है, तो प्लीज मार्क अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मैन, यानी जो महिलाएं हैं वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक होती है पुरुषों की तुलना में। ये किस तरह का वक्तव्य है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इज दिस? रियलिस्ट, एक्सिस्ट, फेमिनिस्ट या डीप इकोलॉजी? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा एसेंशियलिस्ट है, यानी एसेंशियलिस्ट का मतलब ये एक तरह का फेमिनिज्म नहीं है, ऑल्दो फेमिनिज्म की बात की गई है, बट स्टिल इट्स नॉट फेमिनिस्ट। ओके, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो बी है, तो प्लीज मार्क बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a matter of global concern in the removal of tropical forest? Their ability to absorb the chemical that contribute the depletion of ozone layer। यानी देखिए अब बात की गई है कि इनमें से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं यानी उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो हमारे दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंसर्न है या कौन सी ऐसी बात है जिसको ऊपर पूरे ग्लोब का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? तो पहला ऑप्शन जो बोला देखा जाए कि वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है केमिकल को सोख लेते हैं जिससे वो डिप्लीटेशन, जो ओजोन का जो डिप्लीटेशन हो रहा है उसको रुक जाए। ओके, देयर रोल इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन बैलेंस ऑफ अर्थ, यस डेफिनेटली
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद जो हमारे अर्थ पर है उसके बैलेंस को बना के रखता है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। देयर एबिलिटी टू रेगुलेट द सरफेस एंड एयर टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट एंड रिफ्लेक्सिविटी, यानी जो सरफेस का टेम्परेचर है या एयर का टेम्परेचर है या फिर इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है या उसकी रिफ्लेक्सिविटी है उसको बना के रखता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द प्लेनेट, यानी हमारे यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है इन वनों के अंदर वो बहुत ज्यादा है। ये बात भी एकदम सही है। तो जो ग्लोबल कंसर्न नहीं है वो ए है, क्योंकि ऐसे केमिकल्स जो कि ओजोन को हानि पहुंचाते हैं ये उष्णकटिबंधीय वन जो है उनको नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो प्लीज मार्क ए एज ए करेक्ट आंसर। ए जो है वो इसका ग्लोबल कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most comprehensive approach to address the problem of man environment interaction is one of the following, यानी इसमें से जो भी अप्रोच है वो कौन सा ऐसा अप्रोच है जो हमारे मनुष्य और हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें एक तरह से इंटरेक्शन करके रखता है। इट्स अ नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन अप्रोच, अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, रूरल एग्रीकल्चर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच या फिर वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। ओके, तो इसके अंदर से अगर देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेक्शन जो करता है, जो पॉलिसी है, जो अप्रोच है वो हमारी वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच है। ओके, तो प्लीज मार्क बी एज द करेक्ट आंसर, यानी वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि एक तरह का ये मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन जो है उसको हमारे लिए उसके प्रति जो है बहुत एक तरह से अनुकूल है। ओके, तो प्लीज मार्क डी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में कार्बन CO कहते हैं, इन अर्बन एरिया इज ड्यू टू द, यानी जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसके जो सबसे ज्यादा जो ये पॉल्यूटेंट गैस जो है इसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो क्या है? इसे थर्मल पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर डोमेस्टिक सेक्टर। देखिए इन चारों से ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है, पर इनमें से जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करने का वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्योंकि एक तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो हमारे एक इंडिविजुअल पर्सन है वो तक मौजूद होते हैं। जैसे आज की डेट में देखें तो सभी के घर में एक ना एक व्हीकल जरूर मिलेगा, वो भले कार हो या 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के अंदर जो निकलने वाला जो धुआं है यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और भी जो हार्मफुल गैस है वो ज्यादा निकलती है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्यूल सेल ड्रिवन व्हीकल्स द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ, यानी जो फ्यूल सेल ड्रिवन जो एक व्हीकल्स होते हैं, यानी ऐसे व्हीकल जिससे जो कि बैटरी से चलते हैं, उसमें जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो किसकी वजह से होती है, किसके कंबशन की वजह से होती है? मीथेन, हाइड्रोजन, LPG या फिर CNG। तो वैसे इस तरह के जो फ्यूल सेल के अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो हमारा हाइड्रोजन यूज होता है। ओके, तो हाइड्रोजन यूज होता है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्रेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मीथेन, LPG, CNG के अंदर फ्यूल ड्रिवन साइकिल में ये यूज नहीं होते। तो हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द दोज व्हीकल विच यूज द बैटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये बहुत टर्म यूज होता है, जिसका मतलब है कॉमन, अगर इसको बोला जाए इंग्लिश में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का जो अर्थ है वो बताना है हमें। इट इज अ ट्रेजिक इवेंट रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैस। ओके, ट्रेजिक कंडीशंस ऑफ पुअर पीपल, डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज या फिर क्लाइमेट चेंज। तो देखिए जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो यूज किया गया टर्म जो है वो हमारे जो रिन्यूएबल फ्री रिसोर्सेज एक्सेस है उसकी डिग्रेडेशन के लिए यूज किया गया है। ओके, इस केस में जो करेक्ट आंसर वो सी है। तो डिग्रेडेशन रिन्यूएबल free access resource is related to tragedy of commons. So please mark C as the correct answer. C जो है वो correct answer है। Next question, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन से, ओजोन डिप्लीशन से, हैजार्डस वेस्ट से, क्लाइमेट चेंज से या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से। क्योटो जो कि जापान में एक सिटी है और बहुत फेमस है और जिसकी ट्रीटी हुई थी 97 के आसपास, 98 के आसपास। तो देखिए ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर ली गई थी। ओके, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो प्लीज मार्क सी एज द करेक्ट आंसर, बाकी कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो प्लीज मार्क सी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a source of emission leading to the eventual formation of surface ozone as a pollutant, यानी इनमें से कौन सी ऐसा एमिशन है जो कि एक तरह से सरफेस ओजोन को प्रोड्यूस करता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर,
रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग, वेटलैंड या फिर फर्टिलाइजर। ओके, तो वी हैव टू गिव आंसर, मतलब इसमें आपको देना है। तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मतलब या फिर सरफेस ओजोन जो है इनमें से किसमें से निकलती है? सरफेस ओजोन का जो सबसे ज्यादा निकलने का जो एक तरह से सोर्स है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ओके, याद रखिएगा यहाँ सरफेस ओजोन की बात की गई है, सरफेस ओजोन, तो ओजोन नहीं। यहाँ पे देखिए, वैसे ओजोन से निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है तो वो ओजोन को डिप्लीट करती है, बट यहाँ पे बात की गई है सरफेस ओजोन की। तो सरफेस ओजोन जो है वो बहुत पॉइजनस गैस है, याद रखिएगा। अगर ह्यूमन पर्सन इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको कैंसर तक हो सकता है। ओके, बट ओजोन जो है इट इज रिक्वायर्ड इन दैट स्ट्रेटोस्फेयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, सो प्लीज इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो ए है, प्लीज मार्क ए एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मोक इन सिटीज इन इंडिया इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो स्मोक होता है, स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। ओके, स्मोक प्लस फॉग जो है ये किसकी वजह से है? हमारे देशों में, अपने हमारे इंडिया के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसपीएम मींस जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, या फिर ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ओजोन। ओके, तो जो स्मोक है हमारी सिटीज के अंदर इज ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो प्लीज मार्क बी एज द करेक्ट आंसर, जो बी है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल हैजार्ड हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज द डैमेज टू ह्यूमन? इनमें से कौन सा ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो कि सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है मनुष्य को? अर्थक्वेक है, फॉरेस्ट फायर्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है, या फिर ड्रॉट यानी सूखा, या फिर बाढ़ है। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर बोला जाए डैमेज जो पहुंचाती है वो हमारा सूखा और बाढ़ है, क्योंकि इससे होने वाली, इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा किलोमीटर्स में होता है। याद रखिएगा, अगर कहीं पर किसी राज्य में या किसी राज्य में बाढ़ आती है तो उसका जो एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, उनमें जो मनुष्य की जो क्षति होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ओके, आपने देखा होगा कि सूखे में कुछ पैदा नहीं होता, इवन मतलब कोई फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती। सेम द केस द फ्लड आल्सो, बाढ़ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ओके, तो प्लीज मार्क डी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है भारत के, जो उसके पावर प्रोडक्शन के अंदर कितना प्रतिशत स्थान रखती है? 2 से 3%, 22 से 25%, 10 से 12%, या फिर 1% से भी कम। ओके, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो 10 से 12% है। तो प्लीज मार्क सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक्सप्रेशन वाले बात के लिए एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए पीपल एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो क्वेश्चंस हैं हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।